स्वागत है आपका इंजीनियर्स एक्सलेंस क्लासेस में। मैं हूं अमित और हम कवर कर रहे थे इंडियन हिस्ट्री में मिडवल इंडिया को, जिसमें प्रीवियस लेक्चर में हमने दूसरे तुर्का आक्रमण महमूद गौरी के बारे में पढ़ा था और आज हम जानेंगे दिल्ली सल्तनत के बारे में। दिल्ली सल्तनत शुरू करने से पहले मैं दिल्ली पर राज किए हुए कुछ वंशजों के बारे में बताना चाहता हूं, जिसमें पहला जो वंश था वो था तोमर वंश। कौन सा वंश? तोमर वंश। इसने जो राज किया था वो 1165 तक राज किया था। 12वीं शताब्दी शुरू होने से 1165 तक का क्या तोमर वंश का शासक था, जिसमें उसका जो शासक रहा था, जो बहुत लोकप्रिय शासक रहा था, वो था अनंगपाल, जिसने राज किया था 1130 से 1145 ईस्वी तक। दूसरा जो शासक आता है, दूसरा जो वंश आता है दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर, वो आता है चौहान वंश, जिसमें जो प्रसिद्ध शासक रहे थे वो रहे थे पृथ्वीराज चौहान, जिसमें मोहम्मद गौरी को 17 बार धूल चटाई थी। अब हुआ क्या था, मैंने आपको बताया था कि उस समय जो शासक कर रहे थे भारत में, तो उस समय था क्या, राजनीतिक कारण थे। राजनीतिक कारण क्या थे कि जो भारत के शासक थे वो आपस में ही लड़ झगड़ रहे थे। तो हुआ क्या, जब तोमर वंश 1165 तक आया तो 1165 में क्या हुआ, तोमर वंश पर आक्रमण कर दिया। किसने? चौहान वंश ने। ठीक है, तो तोमर वंश पर चौहान वंश ने जब आक्रमण करा तो उसके बाद शुरू हुआ चौहान वंश का शासन, जिसमें पृथ्वीराज चौहान ने 1175 से 1192 तक का क्या किया, राज किया। और उसके बाद की कहानी शुरू होती है दिल्ली सल्तनत में एक मुस्लिम आक्रमणकारियों की। अब दिल्ली सल्तनत की बात आती है तो दिल्ली सल्तनत में जो मुस्लिम आक्रमणकारी रहे थे वो 1206 से 1526 तक का रहे थे, जिसमें अलग अलग वंशजों के शासकों ने राज किया। और वो वंशज कौन थे और उनमें कौन कौन से शासक थे, ये आज हम कवर करेंगे। तो दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर सबसे पहला वंश कौन सा आया? गुलाम वंश आया, जिसने 1206 से 1290 तक का राज किया। अब इसमें कौन कौन से शासक रहे थे, थोड़ा सा उनके बारे में बताते हैं। तो गुलाम वंश में जो सबसे पहला शासक रहा था जिसने गुलाम वंश की स्थापना करी थी, वो था कुतुबुद्दीन ऐबक या फिर कुतुब अल दीन। तो जब क्या होता है कि जब पृथ्वीराज चौहान के साथ मोहम्मद गौरी 1192 ईस्वी में दूसरा तराइन का युद्ध करता है, तो उस युद्ध में क्या होता है, किसकी विजय होती है? मोहम्मद गौरी की विजय होती है। जिसके बाद क्या होता है, वो कहाँ आक्रमण करता है? वो उसके बाद आक्रमण करता है कहाँ? जयचंद पर। जयचंद पर, जो कि पूरा गढ़वाल, जिसका क्षेत्र उस समय क्या था, सबसे ज्यादा था। ठीक है, तो गढ़वाल के जयचंद को हराकर जब महमूद गौरी तो क्या करता है, वहां अपना एक दास, जो कौन होता है, जो होता है कुतुबुद्दीन ऐबक, अपना एक दास वहां शासन के लिए बैठा देता है, सत्ता स्थापित कर देता है, ताकि कोई और आक्रमणकारी वहां की सत्ता न छीन पाए। ठीक है, तो जब दास बैठा देता है तो उसके बाद उस दास का क्या होता है, पूरा स्वतंत्र रूप से वो क्या होता है, शासन को नहीं होता है। क्यों? क्योंकि उस समय जो मोहम्मद गौरी होता है वो भारत में ही क्या कर रहा होता है, राज कर रहा होता है। ठीक है, इसलिए क्या होता है, वो एक स्वतंत्र शासक नहीं होता है। इसके बाद जो गुलाम वंश का शासक आता है, दूसरा शासक आता है 1210 में, जब मृत्यु हो जाती है कुतुबुद्दीन ऐबक की, तो उसके बाद आते हैं कौन? उसका पुत्र, जो कि एक अयोग्य शासक होता है। उसका नाम होता है आराम शाह, मतलब आराम करता रहता है, तो इसलिए क्या होता है, उसका नाम आराम शाह होता है। आराम शाह आता है। आराम शाह को क्या होता है कि लाहौर के जो जन होते हैं, जो लाहौर के जन होते हैं, वो क्या करते हैं, उसे हटाना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि दिल्ली एक ऐसी जगह होती है जहां से चारों तरफ पूरे भारत में नियंत्रण रखा जा सकता है। इसलिए क्या करते हैं, वो उसे हटाने का प्रयत्न करते हैं, पर वो गद्दी छोड़ने को तैयार नहीं होता। तो इसलिए क्या होता है, एक दूसरा शासक जो कुतुबुद्दीन ऐबक का क्या होता है, एक दास होता है। ठीक है, वो आता है और युद्ध करता है किससे? आराम शाह से, और आराम शाह को हराकर दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर अपना बैठ जाता है। इसके बाद एक मुस्लिम शासिका आती है, जो होती है कौन? रजिया सुल्तान। ठीक है, इसी तरह क्या होता है, चलता रहता है गुलाम वंश। और 1290 में गुलाम वंश के बाद कौन सा वंश आता है? गुलाम वंश के बाद आता है
खिलजी वंश। खिलजी वंश जो राज करता है दिल्ली सल्तनत में, वो करता है 1290 से 1320 तक। कब तक करता है? 1290 से 1320 तक, जिसमें खिलजी वंश का जो संस्थापक होता है वो होता है जलालुद्दीन खिलजी। और उसके बाद आता है कौन? अलाउद्दीन खिलजी, जो क्या होता है जलालुद्दीन का क्या होता है? भतीजा होता है। जो क्या होता है? जलालुद्दीन का क्या होता है? भतीजा होता है। ये वही अलाउद्दीन होता है, पद्मावत मूवी में देखा होगा, खली बली हो गया है दिल, तो वही वाला अलाउद्दीन खिलजी होता है इसमें। तो वो क्या करता है? जलालुद्दीन को मारकर अपना सत्ता पर बैठ जाता है। इसके बाद आता है कौन सा वंश? तुगलक वंश, जिसमें तुगलक वंश, हमने किस तुगलक के बारे में पढ़ा था? हमने पढ़ा था कि जजिया कर लगाया था। किसने लगाया था? मोहम्मद बिन तुगलक ने क्या लगाया था? जजिया कर लगाया था। किस पर? ब्राह्मणों पर। तो वही तुगलक वंश का शासक आते हैं, तो वो आते हैं 1320 से 1414 तक। इसके बाद तुगलक वंश के समाप्त होने पर आता है सैयद वंश, जो कि 1414 से 1451 तक राज करता है। और फिर आता है लोदी वंश 1451 से 1526 तक, जिनके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। अब गुलाम वंश, सबसे पहले हम बात करते हैं गुलाम वंश की। तो गुलाम वंश को गुलाम वंश या फिर मामलूक वंश कहा जाता है। सबसे पहले गुलाम वंश क्यों कहा जाता है, इस पे चर्चा करते हैं। तो गुलाम वंश इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो सत्ता पर बैठता है दिल्ली सल्तनत की, किसके बाद? महमूद गौरी के बाद, वही स्थापना करता है गुलाम वंश की। और वो क्या होता है? वो एक गुलाम होता है। किसका गुलाम होता है? वो होता है किसका गुलाम? मोहम्मद गौरी का गुलाम। और उसका नाम होता है कौन? कुतुबुद्दीन ऐबक। इसके जो शासन में इसके राजा हुए थे या शासनकर्ता हुए थे, वो ज़्यादातर नहीं, मतलब सिर्फ तीन सिर्फ क्या थे? गुलाम थे। ठीक है, कौन कौन से? कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश और गयासुद्दीन बलबन। सिर्फ 3 गुलाम रहे थे, इसलिए इस वंश को क्या कहा जाता है? गुलाम वंश कहा जाता है। दूसरी चीज, इसे मामलूक वंश क्यों कहा जाता है? अब कुछ इतिहासकारों का यह भी मानना है कि इसमें ज़्यादातर गुलाम नहीं थे। ठीक है, सिर्फ 3 गुलाम है। हम देख रहे हैं कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम था, इल्तुतमिश गुलाम था और गयासुद्दीन बलबन गुलाम था। सिर्फ 3 गुलाम थे, इसके अलावा क्या थे? स्वतंत्र शासक थे, इसलिए इसको मामलूक वंश कहा। तो गुलाम वंश का जो संस्थापक था वो था कुतुबुद्दीन ऐबक। सबसे पहले देखते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक। तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1206 से 1210 ईस्वी तक क्या करा? दिल्ली सल्तनत की गद्दी संभाली। इसके बाद जो नेक्स्ट आता है दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर, वो होता है इल्तुतमिश। इल्तुतमिश से पहले भी एक शासक रहा होता है, वो होता है कौन? आराम शाह, जो कि कुतुबुद्दीन ऐबक का पुत्र होता है। हमने अभी बात करी थी। वो क्या होता है? अयोग्य शासक होने के कारण उसे क्या होता है? 8 महीने के अंदर ही हटा दिया जाता है। और फिर बैठता है गद्दी पर कौन? इल्तुतमिश, 1210 से 1236 ईस्वी तक। इसके बाद एक मुस्लिम शासिका आती है कौन? रजिया सुल्तान। अब रजिया सुल्तान 1236 से 1240 तक राज करती है। पर होता क्या है कि लाहौर के अमीरों को ये गवारा नहीं होता है कि कोई मुस्लिम शासिका दिल्ली सल्तनत पर शासक करे। अर्थात उस समय क्या था कि लिंग भेद था। ठीक है, एक तरह का कि महिला जो है वो शासन नहीं कर सकती। ये क्या था? एक राजनीतिक कारण भी हुआ। जिसके बाद क्या होता है? 1236 से 1240 में जब रजिया सुल्तान राज कर रही होती है, तो 1240 में क्या करते हैं? उसकी हत्या करवा दी जाती है। इसी के बाद जो नेक्स्ट आता है वो कौन आता है? वो आता है गयासुद्दीन बलबन, जो क्या होता है? इल्तुतमिश का क्या होता है? गुलाम होता है। अब इनके बीच में और भी शासक आए होते हैं, जिन्हें हम इतना नहीं पढ़ेंगे क्योंकि ये जो शासक हैं ये इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, तो इसलिए हम सबसे पहले शुरू करते हैं क्या? कुतुबुद्दीन ऐबक। अब कुतुबुद्दीन ऐबक जो होता है वो क्या होता है? मोहम्मद गौरी का क्या होता है? दास होता है। ठीक है, अब ये दास कैसे शासक के रूप में उभरता है ये देखते हैं। ठीक है, जब कुतुबुद्दीन ऐबक इस दास को खरीदता है तो उसके बाद क्या करता है? इसे अपने साथ भारत पर आक्रमण के लिए ले जाता है। अपने साथ जब इसे भारत पर आक्रमण करने के लिए ले आता है तो ये साथ साथ आक्रमण करते हैं। और थोड़े ही समय में क्या होता है? कुतुबुद्दीन ऐबक जो होता है उसका प्रिय बन जाता है। ठीक है, इसलिए यह दिल्ली सल्तनत पर किसे बैठा देता है? कुतुबुद्दीन ऐबक को। अब ऐबक के बारे में क्या कहा जाता है कि जब
1294 ईस्वी में जो गौरी था उसने जीत लिया था कहाँ, चंदावर को। हमने देखा था कन्नौज के चंदावर में, और यहाँ जयचंद को जब जीत लिया था तो उसके बाद क्या करा, उसने एक शासक नियुक्त करा, और वो शासक कौन था, कुतुबुद्दीन ऐबक था। कौन था, कुतुबुद्दीन ऐबक था। तो चलिए कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक का सबसे पहले हम नाम के बारे में चर्चा करते हैं। तो कुतुबुद्दीन ऐबक का जो बचपन का नाम था वो था कुतुब अल दीन। क्या था, कुतुब अल दीन। इसको कुतुबुद्दीन ऐबक भी कहा जाता है। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक इसलिए इसका नाम हुआ क्योंकि एक सूफी संत थे। कौन थे, सूफी संत थे जो इसे क्या थे, प्रिय थे। ठीक है, एक सूफी संत थे, उनका नाम था कुतुबुद्दीन। सूफी संत होते हैं वो होते हैं कौन, कुतुबुद्दीन। कौन होते हैं, कुतुबुद्दीन होते हैं। इन्हीं के नाम पर क्या कहते हैं, इसे क्या कहा जाता है, कुतुबुद्दीन कहा जाता है। और ऐबक का मीन्स होता है क्या, चंद्रमा का देवता। क्या होता है, चंद्रमा का देवता। तो ऐबक को क्या कहा जाता है, चंद्रमा का देवता कहा जाता है। इसलिए इसका जो पूरा नाम है, इसका अर्थ हुआ कि सूफी संत और चंद्रमा का देवता। ठीक है, दूसरे इसके नाम की बात करते हैं। तो दूसरा जो इसका नाम था वो क्या था, लाख बख्श। दूसरा नाम था इसका क्या, लाख बख्श। अब लाख बख्श क्यों कहा जाता है ये जानते हैं। लाख बख्श ये क्या था, जो कुतुबुद्दीन ऐबक था वो एक उदार प्रवृत्ति का शासक रहा था। ठीक है, साथ ही साथ इसने बहुत से मंदिर ध्वस्त भी करे, और वहाँ क्या करा, इसने मस्जिदों का निर्माण करा। ठीक है, पर ये क्या था, एक उदार था, उदार नेता था। तो क्या था कि ये लाखों का दान कर दिया करता था। क्या कर दिया करता था, लाखों का दान कर दिया करता था। इसलिए इसको क्या कहा गया, लाख बख्श नाम से भी प्रेरित किया गया। तीसरा जो नाम था इसका वो था हातिम ताई। क्या था, हातिम ताई। अब हातिम ताई सेकंड। ठीक है, हातिम ताई नहीं, हातिम ताई सेकंड नाम था। तो हातिम ताई सेकंड क्यों कहा गया, हातिम ताई सेकंड जो था वो इसको जो नाम दिया था वो था मिन्हाज उस सिराज द्वारा इसको क्या था, हातिम ताई नाम दिया था। ठीक है, अब मिन्हाज उस सिराज कौन थे, थोड़ा सा इसके बारे में चर्चा करते हैं। ठीक है, मिन्हाज उस सिराज जो थे उनको क्या कहते हैं, कुतुबुद्दीन ऐबक ने क्या अपने शासन में या अपने सल्तनत में क्या है, संरक्षण दिया था। वे एक कवि भी थे, इन्होंने बुक भी लिखी थी। तो ये जो हातिम ताई सेकंड नाम दिया था, ये दिया था किसने, मिन्हाज उस सिराज ने। चौथी बात जो इसके नाम की करते हैं वो है कुरान खां। कुरान खां क्यों कहा जाता है, अब मोहम्मद गौरी ने खरीदा है, एक दास है। तो उस समय क्या था ना, दास प्रथा चल रही आ रही थी, मतलब दास व्यापार चलता था। ठीक है, दास प्रथा में क्या था कि कोई भी दास को बचपन में खरीदा जाता था और उसे क्या कहा जाता था, उचित शिक्षाएं दी जाती थी। मतलब उसके टैलेंट को देखा जाता था कि इस बंदे में क्या टैलेंट है, उसके बाद उसे उसी की शिक्षाएं दी जाती थी। जिसके बाद क्या है, उसको बेच दिया जाता था, फरोख्त कर दिया जाता था। क्या कर दिया जाता, फरोख्त कर दिया जाता था। फरोख्त मतलब बेचना। ठीक है, फरोख्त कर दिया जाता था किसको, राजाओं को। राजा जो होता था वो क्या लेता था, दासों को लेता था। ठीक है, अब दास क्यों लेता था, इस पे बात करते हैं। दास इसलिए लेता था, पहली बात तो अगर किसी में कुछ टैलेंट है और वो राजा के दरबार में है तो उस दरबार की क्या है, शोभा बढ़ती थी, दूर दूर तक उसकी क्या है, चर्चाएं रहती थी उस दास की। और दूसरी बात यह है कि जो दास थे वो क्या करते थे, सेनाओं के लिए क्या थे, सेनाओं की सेवा के लिए या फिर सेनाओं के प्रधानों की सेवा के लिए होते थे। ठीक है, अब हम कुरान खां देख रहे थे, तो कुरान खां इसलिए नाम दिया गया, उसके टैलेंट को लेकर बात थी यहाँ पर। इसका जो टैलेंट था ना वो इसको क्या है, कुरान खां नाम देता है। ठीक है, इसका टैलेंट क्या था, ये सुरीले स्वर में क्या है, कुरान का पाठ करता था। क्या करता था, सुरीले स्वर में क्या करता था, गाना नहीं गाता था, सुरीले स्वर में कुरान का क्या करता था, पाठ करता था। इसलिए इसे क्या नाम दिया गया, कुरान खां नाम दिया गया। अब इसको एक और नाम दिया गया, जो नाम दिया गया नेक्स्ट वो था पील बख्श। ठीक है, अभी हमने बख्श पढ़ा, बख्श क्या होता है, लाख बख्श पढ़ा था ना, लाख बख्श मतलब लाखों का दान देने वाला। ठीक है, बख्श का मतलब दान देने वाला, क्या, दान देने वाला। ठीक है, यहाँ भी बख्श का मतलब दान देने वाला है, लेकिन पील का अर्थात क्या है, तो पील का अर्थात यहाँ पर क्या था, हाथियों से था। ये क्या था, हाथियों का दान दिया करता था। किसका दान दिया करता था, हाथियों का क्या करा करता था, दान दिया करता था।
इसलिए इसको क्या नाम दिया गया, पीलबक्स नाम दिया गया। अब था क्या ये, इसने क्या करा था ना, गुलाम वंश का पहला संस्थापक था। कौन था, गुलाम वंश का पहला संस्थापक था। अब हमने देखा कि गुलाम वंश शुरू हुआ जब 1130 के बाद 1145 तक का हमारा तोमर वंश का राज रहा। फिर चौहान वंश आए जिसमें पृथ्वीराज चौहान थे। फिर आया गुलाम वंश 1206 में, कब, जब जो गौरी था उसने पूरे भारत को विजय कर लिया था, उसके बाद उसने शासक बैठाया। तो वही गुलाम वंश का संस्थापक था कौन, कुतुबुद्दीन ऐबक। अब कुतुबुद्दीन ऐबक क्या था, संस्थापक रहा था। इसको क्या कहा जाता है ना, भारत में तुर्की राज्य का संस्थापक भी कहा जाता है। ठीक है, अब तुर्की राज्य का संस्थापक तो गौरी था, पर गौरी के बाद जो शासन चलाया था, जो अधिकतर सालों तक जो शासन किया था, वो इसी के कारण हुआ था। ये क्या था, तुर्क का निवासी था, इसलिए इसी के कारण क्या हुआ था, भारत में तुर्क का राज्य का संस्थापक कहा जाता है इसको। क्यों, क्योंकि इसी ने क्या करा था, तुर्की का शासन करा था, तुर्कियों को ज़्यादा से ज़्यादा साल तक शासन करा था, इसलिए इसे तुर्की राज्य का संस्थापक माना है। तीसरी बात यह है कि जो ये कुतुबुद्दीन ऐबक था वो क्या था, कुतुबी जनजाति का था। कौन सी जनजाति का, कुतुबी जनजाति का था। और क्या था, एक तुर्क था। ठीक है, नेक्स्ट गुलाम। अब गुलाम की बात आती है तो गुलाम मतलब दास हो गया। ठीक है, दास हो गया, तो दास प्रथा, मैंने कहा था कि दास प्रथा चली आ रही थी। ठीक है, तो होता क्या है, निसापुर से क्या होता है, इसको खरीदा जाता है, किसको, कुतुबुद्दीन ऐबक को। और कौन खरीदता है, वो खरीदता है कौन, फसरुद्दीन अब्दुल अजीज कुकी। ये क्या होते हैं, बचपन में किसे खरीदते हैं, कुतुबुद्दीन ऐबक को खरीदते हैं। कहाँ से, निसापुर से। निसापुर से जब ये इसे खरीदते हैं तो इसको क्या है, उचित शिक्षा दीक्षा प्रदान की जाती है, उचित शिक्षाएं दी जाती है। ठीक है, नए नए कार्य क्षेत्र में क्या है, इसको अच्छी से संवारा जाता है, ताकि क्या है कि ये ज़्यादा से ज़्यादा दामों में क्या हो सके, बिक सके। इसके कुछ टैलेंट बताता हूँ। तो इसके क्या है था, पहले टैलेंट क्या था, जो जब इसको शिक्षा दीक्षा प्रदान करी गई, उसके बाद इसको शिक्षा दीक्षा दी गई तो क्या हुआ, इसको टैलेंट भी दिया गया, नए नए टैलेंट। जैसे उस समय क्या था कि लड़ने के लिए युद्ध में क्या है, अच्छे अच्छे सैनिक चाहिए थे। ठीक है, तो वैसी इसमें क्या था, एक घुड़सवारी का एक टैलेंट था, मतलब ये अच्छी घुड़सवारी में क्या था, एक्सपर्ट था। दूसरा, हमने देखा कि अति सुरीले स्वर में गाना गाता था, जिससे क्या था, राजमहल की या फिर शासन की क्या है, शोभा बढ़ती थी। ठीक है, अब नेक्स्ट इसको क्या है, एक उपाधि से नवाजा जाता है। होता क्या है ना कि जब मोहम्मद गौरी इसको अपने साथ ले जाता है तो ये जल्द ही क्या करता है, अपनी प्रतिभा और लगन से क्या करता है, गौरी को जीत लेता है, गौरी का दिल जीत लेता है। तो गौरी क्या करता है, इसको एक उपाधि दे देता है। कौन सी उपाधि, आमीर ए आखूर की। ठीक है, आमीर ए आखूर की, मतलब उस समय क्या होता है कि मंत्रिमंडल में अलग अलग विभाग होते थे, जैसे अभी होते हैं, जैसे कोई क्लर्क होता है, कोई कुछ होता है, तो वैसे ही क्या होता है कि उस समय भी एक विभाग, अलग अलग विभाग के क्या होते थे, प्रधान हुआ करते थे। ठीक है, जैसे राज्य कानून को जवाबिद देखता था। ठीक है, राज्य कानून को कौन देखता था, जवाबिद देखता था उस समय। वैसे ही क्या था, एक अमीर ए आखूर हुआ करता था। ठीक है, एक उपाधि थी ये आमीर ए आखूर की। किसकी उपाधि थी, आमीर ए आखूर की। इसका अर्थ क्या होता है, मैं बताता हूँ। इसका अर्थ होता है अस्तबल का प्रधान। ठीक है, अस्तबल का प्रधान, अस्तबल प्रधान को कहते थे उस समय आमीर ए आखूर। तो अपनी प्रतिभा और लगन से जब ये गौरी का दिल जीत लेता है तो गौरी उसे आमीर ए आखूर बना देता है। ठीक है, उसके बाद 1206 में क्या होता है, 1206 में देखते हैं। 1206 में जब लाहौर में जब मृत्यु हो जाती है किसकी, महमूद गौरी की, तो लाहौर के जो जन होते हैं किसको बुलाते हैं, कुतुबुद्दीन ऐबक को बुलाते हैं। उस समय कुतुबुद्दीन ऐबक कहाँ बैठा है, दिल्ली और अजमेर में। जब पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया तो पृथ्वीराज चौहान का शासन किसे दे दिया, गुलाम को दे दिया। वो गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक हो गया। उस गुलाम को क्या करते हैं, 1206 में लाहौर के अमीर बुलाते हैं। क्यों बुलाते हैं, देखते हैं क्यों बुलाते हैं। होता क्या है, 1206 ईस्वी में हमने दो मत बताए थे कि जो मृत्यु हुई थी उसकी, किसकी, मोहम्मद गौरी की, वो दो मत से हुई थी। ठीक है, पहला खोखर जनजाति द्वारा, या फिर दूसरा मोहम्मद गौरी को किसने, पृथ्वीराज चौहान ने मार दिया था। अब जब मोहम्मद गौरी की मृत्यु हो जाती है
तो होता क्या है, 1206 में लाहौर के अमीर बुलाते हैं किसे, कुतुबुद्दीन ऐबक को। क्यों? क्योंकि वहाँ क्या सत्ता संभालनी है, तो वहाँ की सत्ता किसे दें, ये एक प्रश्न उठता था। ठीक है, इसलिए क्या करते हैं, कुतुबुद्दीन ऐबक को लाहौर बुलाया जाता है और मोहम्मद गौरी की मृत्यु के 3 महीने बाद उसका राज्याभिषेक करा जाता है। किसका? कुतुबुद्दीन ऐबक का। कहाँ? लाहौर में। लाहौर में क्या करा जाता है, उसका राज्याभिषेक करा जाता है। यहाँ से शुरू होता है इसके स्वतंत्र होने का कार्यक्रम। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं आगे क्या होता है। अब राज्याभिषेक के बाद देखते हैं कि इसकी उपाधि के बारे में देखते हैं। तो इसको है 2 उपाधियाँ दी गई थी। कौन कौन सी? एक थी इसकी उपाधि कौन सी, मलिक, और दूसरी उपाधि थी कौन सी, सिपाह सलार। सिपाह सलार। ठीक है, अब सिपाह सलार मतलब क्या होता है, हमने पहले पढ़ा है कि सिपाह सलार जो था वो सेना का प्रधान को कहा जाता था। किसको कहा जाता है? सेना के प्रधान को सिपाह सलार कहा जाता था। ठीक है, सेना प्रधान को सिपाह सलार कहा जाता था। तो ये चाहता तो सुल्तान की भी उपाधि प्राप्त कर सकता था। क्यों? क्योंकि जो दिल्ली सल्तनत में गुलाम वंश की स्थापना कर रहा है वो सुल्तान की उपाधि भी ले सकता था, पर नहीं, इसने नहीं ली सुल्तान की उपाधि। क्यों? क्योंकि था क्या, ये जो था दास था। किसका दास था? मोहम्मद गौरी का दास था। और क्या था कि 1206 तक का तो एक तरह से दास ही रहा था। सॉरी, 1208 तक का ये दास रहा था। अभी देखेंगे कि इसे मुक्ति मिली थी। किससे? दास से। तो इसलिए इसने क्या करा, मलिक और सिपाह सलार की उपाधि से अपना आप को क्या करा, संतुष्ट रखा। तो था क्या, इसने सिर्फ मलिक और सिपाह सलार की उपाधि ली थी। अब इसको क्या था, बाद में दास्ता से मुक्ति मिल चुकी थी। ठीक है, लेकिन कब मिली थी? 1208 में क्या था, इसे दास्ता से मुक्ति दे दी गई थी। ठीक है, होता क्या है, जब ये बंगाल विजय कर लेता है कौन, मोहम्मद गौरी, तो उस समय क्या रहता है, ये इसका सिपाह सलार रहता है। कौन? कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, अब जब ये बंगाल विजय करता है तो बंगाल विजय के टाइम पे क्या होता है, इसका एक अहम रोल होता है, विजय दिलाने में इसका बहुत बड़ा हाथ होता है। इसलिए क्या करता है, इसे पद दे देता है। कौन सा? शासन करने को। दिल्ली और अजमेर किसको मिल जाता है, जो हमारा ये कुतुबुद्दीन ऐबक होता है उसको दिल्ली और अजमेर का शासक बना देता है। और एक और घोषणा करता है, एक घोषणा ये करता है कि जो दास है उसको मुक्ति दे दी जाए। ठीक है, लेकिन उस समय मुक्ति नहीं दे पाता। और जब 1206 में मृत्यु हो जाती है किसकी, मोहम्मद गौरी की, उसके बाद उसका भाई 1208 में गयासुद्दीन महमूद जो होता है वो क्या करता है, 1208 में इसको क्या करता है, मुक्ति दे देता है दास्ता से। ठीक है, अब क्या होता है, इसके साथ साथ 2 और शासक जो होते हैं वो भी मुक्त हो जाते हैं दास्ता से। कौन कौन से? एलदौज होता है और एक कुबाचा होता है, जिसके बारे में अभी हम देखेंगे। तो वो शासक भी क्या होते हैं, स्वतंत्र हो जाते हैं। अब ये क्या करने लगता है, अपने साम्राज्य का विस्तार करने लगता है। अब इसके काल में जो तत्कालीन विद्वान होते हैं उनके बारे में देखते हैं। ये क्या करता है, 2 ऐसे विद्वानों को क्या करता है, संरक्षण देता है। और वो विद्वान कौन कौन से होते हैं? पहले विद्वान होते हैं हसन निज़ामी और दूसरे विद्वान कौन होते हैं, फ़ख्र-ए-मुदब्बिर। कौन होते हैं? फ़ख्र-ए-मुदब्बिर। अब हसन निज़ामी अब तत्कालीन विद्वान हैं तो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, क्यों इम्पोर्टेंट है बात करते हैं। तो जो हसन निज़ामी होते हैं वो क्या करते हैं, एक बुक लिखते हैं। कौन सी? ताज उल मासिर। कौन सी बुक? ताज उल मासिर। ये किसके द्वारा लिखी जाती है? हसन निज़ामी के द्वारा लिखी जाती है। क्वेश्चन बनता है कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने कौन से 2 विद्वानों को संरक्षण दिया था? तो क्या है वो आंसर? आंसर होगा हसन निज़ामी और फ़ख्र-ए-मुदब्बिर। अब हसन निज़ामी ने ताज उल मासिर लिख दी है। ठीक है, फ़ख्र-ए-मुदब्बिर जो होते हैं वो भी एक बुक लिखते हैं। वो कौन सी होती है? तारिक-ए-मुबारक शाही। अब थोड़ा सा बुक लिखने की बात पर ध्यान देते हैं कि जो विद्वान होते हैं वो आखिर बुक लिखते क्यों हैं। ठीक है, होता क्या है, उस समय कागज का उदय हो चुका था। ठीक है, होता क्या है, जो बुक लिखते हैं वो इसलिए लिखते हैं कि जो शासन कर रहा है राजा, उस राजा से धन पा सकें, इनाम पा सकें, इसलिए क्या करते हैं, ये बुक लिखते हैं।
फ़क्र मुदब्बिर ने तारिक मुबारक शाही लिख दी, ताज उल मासिर लिख दी किसने, हसन निज़ामी ने। अब नेक्स्ट बात करते हैं किसकी, इसके निर्माण कार्य की। ठीक है, कुतुबुद्दीन जो था एक महान निर्माता के रूप में गुलाम वंश का शासक बना, और इसने क्या करा, तीन ऐसी चीज़ें बनाई। सबसे पहला कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद, जो कहाँ है, दिल्ली में स्थित है। दूसरा कुतुब मीनार, और तीसरा अढ़ाई दिन का झोपड़ा। ठीक है, कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद जो दिल्ली में बनती है, वो जो होती है वो तुर्कों द्वारा बनाई गई क्या होती है, पहली मस्जिद होती है। ठीक है, तुर्कों द्वारा भारत में बनाई गई पहली मस्जिद होती है जो दिल्ली में स्थित है, और जिसका नाम क्या है, कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद। अब ये मस्जिद क्या होती है ना, इतिहासकारों का मानना है कि ये जो मस्जिद है वो 27 जैनवा विष्णु मंदिरों को तोड़कर बनाई गई है। कितने, 27 जैनवा विष्णु मंदिरों को तोड़कर। ठीक है, इसका मतलब क्या था कि कुतुबुद्दीन भी एक धर्म का एक सुचारू संचारक रहा होगा, तो उसने मंदिर तोड़कर क्या करा, विष्णु मंदिर तोड़कर क्या करा, कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण कराया। दूसरी बात आती है कुतुब मीनार की, जो विश्व धरोहर में है हमारी। ठीक है, कुतुब मीनार की बात आती है, तो कुतुब मीनार जब 1992 में, सॉरी 1992 नहीं होगा, ये होगा 1192। ठीक है, जब 1192 में जीत जाता है कौन, पृथ्वीराज चौहान से मोहम्मद गौरी, तो उसके बाद क्या होता है, 1192 में जो होता है कुतुब मीनार का निर्माण कराता है कौन, कुतुबुद्दीन ऐबक। क्यों, क्योंकि साम्राज्य का विस्तार कर नहीं सकता, मोहम्मद गौरी जो है वो बैठा है। ठीक है, शासन उसी के अधीन है, तो इसलिए क्या करता है, वो एक अच्छा महान निर्माता बनता है और कुतुब मीनार का निर्माण कराता है। अब ये कुतुब मीनार बनाता किसके उपलक्ष्य में, ये देखते हैं। मैंने बताया था कि जो कुतुबुद्दीन इसको नाम मिला होता है वो एक सूफी संत के द्वारा मिला होता है। एक सूफी संत होते हैं जिसको वो क्या करता है, बहुत मानता है, इसलिए उनका नाम होता है ख्वाजा कुतुबुद्दीन बेख्तियार काकी। क्या होता है, ख्वाजा कुतुबुद्दीन बेख्तियार काकी, जो क्या होते हैं, सूफी संत होते हैं। इस सूफी संत के कारण क्या होता है, ये कुतुब मीनार का निर्माण कराता है। अभी हम आगे देखेंगे, कुतुब मीनार भी अलग अलग निर्माताओं ने करी है। तो कुतुब मीनार के बाद ये बनाता है क्या, अढ़ाई दिन का झोपड़ा। अब ये अढ़ाई दिन का झोपड़ा इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसका निर्माण जो था वो अढ़ाई दिन में हुआ था। ठीक है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है, अढ़ाई दिन का झोपड़ा कहा जाता है। अब यहाँ भी इसने कुछ ना कुछ तोड़फोड़ करी थी। कहाँ तोड़फोड़ करी थी जानते हैं, तो इसने क्या था, यहाँ अढ़ाई दिन का झोपड़ा जो है वो अजमेर में स्थित है, अजमेर में स्थित है। यहाँ क्या था, पहले एक इस जगह पर जहाँ अढ़ाई दिन का झोपड़ा है वहाँ था एक संस्कृत विद्यालय। क्या था, संस्कृत विद्यालय। अब आप कहेंगे कि इसका आप कैसे कह सकते हो कि यहाँ संस्कृत विद्यालय था, इसका भी अभिलेख मिलता है। ठीक है, इसका अभिलेख क्या है, यहाँ एक शिलालेख है। ठीक है, जो इसका जीर्णोद्वार है, जो द्वार होता है, जीर्णोद्वार है मतलब अंदर जाने का जो द्वार होता है जिसे जीर्णोद्वार कहते हैं, उसकी बाईं तरफ क्या है, एक शिलालेख है। ठीक है, जिसमें क्या है, संस्कृत विद्यालय के नाम की छपी हुई एक संस्कृत में क्या है, लिपि है, जिससे ये पता चलता है कि ये पहले एक संस्कृत विद्यालय रहा होगा। ठीक है, अढ़ाई दिन का झोपड़ा बनाता है। अब थोड़ा सा कुतुब मीनार के बारे में जानते हैं, क्योंकि ये जो है इसको पहले राष्ट्रीय धरोहर घोषित करा था और फिर इसे यूनेस्को ने क्या करा, विश्व धरोहर में घोषित करा। अब कुतुब मीनार जो था वो 1192 ईस्वी में क्या था, जब विजय हुआ, हमने देखा कि जब पृथ्वीराज चौहान से विजय हुआ कौन, मोहम्मद गौरी, उसके बाद कुतुबुद्दीन ऐबक क्या करता है, कुतुब मीनार का निर्माण कराता है। और ये दिल्ली में ही मेहरौली शहर में स्थित है। ठीक है, दिल्ली में ही मेहरौली शहर में स्थित है। अब होता क्या है देखते हैं, कुतुब मीनार में भी अलग अलग शासकों की देन है। कैसे, जो कुतुबुद्दीन ऐबक था 1192 में, जब ये निर्माण कराता है, तो उस समय क्या है, ये सिर्फ पहली मंजिल का निर्माण कराता है। कितनी मंजिल का, सिर्फ पहली मंजिल का निर्माण कराता है कौन, कुतुबुद्दीन ऐबक। मतलब कुतुबुद्दीन ऐबक क्या करता है, इस मंजिल का निर्माण कराता है। अब इसके बाद क्या होता है, उस समय सिर्फ इसे इतनी बनाने की याद आती है, तो ये इतनी निर्माण कराता है, फर्स्ट मंजिल का निर्माण कराता है। फिर क्या होता है, इसका जो गुलाम होता है कौन, इल्तुतमिश, जब 1210 में जब ये आराम शाह को हराकर कौन बैठता है गद्दी पर, इल्तुतमिश बैठता है, तो वो इसकी दूसरी से लेकर चौथी मंजिल तक निर्माण कराता है। मतलब ये वाली और ये वाली जो दो मंजिलें, ठीक है, जो
सेकंड से फोर्थ तक का जो निर्माण कराता है वो कौन कराता है? वो कराता है इल्तुतमिश। कौन कराता है? इल्तुतमिश। ठीक है, उसके बाद आता है फिरोज शाह तुगलक, जो किससे रिलेटेड होता है? तुगलक वंश से। तो तुगलक वंश से रिलेटेड जो होता है फिरोज शाह तुगलक, वो कराता है इसका निर्माण 5वीं मंजिल का। ठीक है, 5th मंजिल जो होती है इसका निर्माण कौन कराता है? फिरोज शाह तुगलक कराता है। अब थोड़ा सा इसके बारे में और जानते हैं। इसकी जो हाइट है, अगर मैं इसकी हाइट की बात करूं तो ये है 72.5 मीटर। कितने? 72.5 मीटर। और ये जो बेस डाया है, ठीक है, बेस डाया जो है वो है 14.3 मीटर का। इसका क्या है? बेस डाया है। ठीक है, नेक्स्ट 2.7 मीटर। जो 2.7 मीटर है वो क्या है? इसकी जो है टॉप डाया जो है, जिसको हम व्यास कहते हैं, तो टॉप डाया कितने हैं? 2.7 मीटर। थोड़ा सा और जानते हैं कुतुब मीनार के बारे में। तो कुतुब मीनार में क्या है? 379 स्टेप्स हैं, मतलब कि सीढ़ियाँ हैं। आप कुतुब मीनार जाओगे तो आप देखोगे, पहली बात तो आप देखोगे कि उसकी जो पहली मंजिल है वो अलग कलर की है, और दूसरी मंजिल और चौथी मंजिल, दूसरी मंजिल से चौथी मंजिल तक जो है वो अलग कलर की है। क्यों? क्योंकि उसको जो है पहली मंजिल जो थी वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाई थी, और दूसरी मंजिल जो थी वो दूसरी से चौथी मंजिल जो थी वो किसने बनाई थी? उसके एक गुलाम ने बनाई थी, जो कौन था? इल्तुतमिश था। अब नेक्स्ट स्टेप की बात आती है, तो स्टेप कितने हैं? सीढ़ियाँ कितनी हैं? 379 स्टेप्स हैं। ठीक है, अब ये इम्पोर्टेंट इसलिए है, हमारे बताने का मकसद है क्योंकि ये राष्ट्रीय धरोहर के रूप में घोषित है। ठीक है, 1982 में क्या है, गवर्नमेंट ने क्या करा था? इसे राष्ट्रीय धरोहर के रूप में घोषित करा था। कब? 1982 ईस्वी में। दूसरा, 1982 में जब ये राष्ट्रीय धरोहर घोषित होगी तो इसके बाद 1993 में क्या हुआ? यूनेस्को ने क्या करा? इसे विश्व धरोहर के रूप में घोषित कर दिया। किसके रूप में घोषित कर दिया? विश्व धरोहर के रूप में घोषित कर दिया। अब थोड़ी सी और बात जानते हैं। ये क्या हुई ना, बीच में क्या हुआ? लाइटनिंग भी हुई। ठीक है, एक टाइम पे जब 1359 में क्या हुआ, 69 में क्या हुआ, ये क्या हुआ? लाइटनिंग के कारण क्या हुआ? इसकी जो मंजिल थी, 5वीं मंजिल जो लास्ट मंजिल थी, वो क्या हुई? टूट गई। और लाइटनिंग के कारण जब ये टूट गई तो उसको जो रिपेयर करा वो किसने करा था? फिरोज शाह तुगलक ने। ठीक है, उसी के साथ इसने वही मंजिल दोबारा रिपेयर कर दी, इसलिए इसका नाम भी इम्पोर्टेंट है। फिर 1505 में क्या होता है? 1505 में क्या होता है? अर्थक्वेक के कारण क्या होता है? इसकी मंजिल दोबारा गिर जाती है, और उसको रिपेयर करता है कौन? सिकंदर लोदी। लगभग तुगलक वंश, देखिए तुगलक वंश, लोदी वंश और गुलाम वंश, तीनों का ही इसमें निर्माण में अहम भूमिका रहती है। अब दूसरा एक और बात है कि जीर्णोद्वार, इसका जो जीर्णोद्वार है उसका निर्माण करा था किसने? मेजर आर स्मिथ ने। पूछा जाता है कि जो कुतुब मीनार है उसके जीर्णोद्वार का निर्माण किसके द्वारा किया गया? तो उसका निर्माण किया गया मेजर आर स्मिथ के द्वारा। अब इसके थोड़े आक्रमण की बात करते हैं, क्योंकि ये भी अपना साम्राज्य क्षेत्र का विस्तार करता है, लूट करता है। तो इसके बारे में पढ़ते हैं। जो 1197 ईस्वी में क्या करता है? अनिलवाड़ पे हमला करता है, अनिलवाड़ पर आक्रमण करता है, वहाँ लूट करता है। और अनिलवाड़ कहाँ का क्षेत्र है? अनिलवाड़ वही कठियावाड़ गुजरात का क्षेत्र है, जहाँ कौन? भीम फर्स्ट ने जहाँ किसको हराया था? भीम फर्स्ट ने पहली हार किसकी थी? भीम फर्स्ट ने क्या था? मोहम्मद गौरी को जहाँ पहली हार हराया था, वहीं के शासक पे क्या करता है? 1197 में लूट कर देता है। ठीक है, इसके बाद 1202 में क्या करता है ये? अब इसको साम्राज्य के विस्तार की भी आवश्यकता होती है, धीरे धीरे ये अपने साम्राज्य को बढ़ाता चला जाता है। तो ये 1202 ईस्वी में क्या करता है? बुंदेलखंड क्षेत्र पर क्या करता है? अपना क्षेत्र विस्तार के लिए आक्रमण करता है और विजयी रहता है। अब 1204-5 में क्या होता है? खोखर जनजाति के विद्रोह में किसका साथ देता है? ये साथ देता है मोहम्मद गौरी का। ठीक है, मोहम्मद गौरी का साथ देता है 1205 में खोखर जनजाति के विद्रोह में। अब होता क्या है ना, ऐबक के सामने कठिनाइयाँ भी होती हैं, क्योंकि कोई अगर बढ़ रहा है तो उसको गिराने के लिए बहुत से लोग होते हैं। ठीक है, तो ऐबक के सामने दो कठिनाइयाँ होती हैं, और वो कौन सी होती है? वो मोहम्मद गौरी के 2 दासों से होती है। ठीक है, क्योंकि मोहम्मद गौरी के जो 2 दास और भी थे, कौन कौन से? एक था ताजुद्दीन एल्दौज और दूसरा था नसरुद्दीन कुबाचा।
तो एल्दौज और कुबाचा क्या थे, मोहम्मद गौरी के दो दास थे जिन्हें वो अलग अलग जगह की सत्ता प्रदान करता है। अब इनसे भी ये क्या होता है, जब कुतुबुद्दीन ऐबक को दास से मुक्ति मिल जाती है तो उसी समय इन्हें भी दास प्रथा से मुक्ति मिल जाती है, और ये भी क्या है, एक स्वतंत्र शासक के रूप में शासन कर रहे होते हैं। कौन, ताजुद्दीन एल्दौज और नसरुद्दीन कुबाचा, जो मोहम्मद गौरी के क्या होते हैं, दास होते हैं। अब ताजुद्दीन एल्दौज जो होता है वो गजनी में शासन कर रहा होता है। कहाँ शासन कर रहा होता है, गजनी में। दूसरा जो नसरुद्दीन कुबाचा होता है वो मुल्तान में और सिंध में शासक कर रहा होता है। कहाँ, मुल्तान में और सिंध में शासक कर रहा होता है। अब ये करता क्या है, इनसे इसको क्या होता है, कुतुबुद्दीन ऐबक को दोनों से क्या होता है, भय बना रहता है कि ये दोनों मिलकर मेरे साम्राज्य पर आक्रमण न कर दे। ठीक है, इसीलिए ये क्या करता है, एक चाल चलता है। ठीक है, एक योजना बनाता है, और वो योजना क्या होती है, वो क्या करता है ना, अपनी जो बहन होती है उसकी विवाह कर देता है। किससे, कुबाचा से। कुबाचा से क्या करता है, अपनी बहन का विवाह कर देता है। और दूसरा जो एल्दौज होता है उससे क्या करता है, अपना उसकी जो पुत्री होती है उसकी पुत्री से क्या करता है, अपना विवाह कर लेता है। किससे, उसकी पुत्री से। उसकी पुत्री से क्या करता है, अपना विवाह कर लेता है। तो इसको तो ये अपनी बस में ले लेता है, अपने पक्ष में कर लेता है। लेकिन होता क्या है, ताजुद्दीन एल्दौज से फिर भी इसको भय बना रहता है। इसलिए क्या होता है, ये कभी भी दिल्ली सल्तनत पर नहीं जाता है, मतलब दिल्ली सल्तनत पर नहीं बैठता है। सारे जो काम करता है वो लाहौर में बैठकर करता है। क्यों, अब लाहौर तो गजनी से और पास है। आप कहेंगे क्यों लाहौर में बैठता है, तो लाहौर में इसलिए बैठता है जब भी जो गजनी से एल्दौज आए तो वो उसको क्या है, लाहौर पर ही रोक ले और आक्रमण कर दे। ठीक है, अगर जो एल्दौज है वो दिल्ली सल्तनत पर कब्जा करने के लिए आए तो कुतुबुद्दीन ऐबक क्या करे, उसे लाहौर पर ही रोककर आक्रमण करे और युद्ध करे। इसलिए क्या होता है, वो हर वक्त इसके डर से लाहौर पर बैठा रहता है। दूसरा कुबाचा क्या होता है, कुबाचा कभी भी क्या होता है कि इस पर हमला नहीं करता है। ठीक है, ये इस पर जब इसकी बहन से यह विवाह कर लेता है तो इसको इसके भय से मुक्ति मिल जाती है। तीसरी बात आती है कि लास्ट जो है 1210 ईस्वी में क्या होता है कि चौगान खेलते हुए, चौगान क्या होता है ना, पोलो होता है। ठीक है, पोलो में क्या था, उस समय घोड़ों पर बैठकर एक लंबी स्टिक के थ्रू क्या था, खेला जाता वाला गेम था पोलो। तो पोलो की शुरुआत, ठीक है, या फिर चौगान की शुरुआत, यहाँ से हमें क्या पता चल रहा है, पोलो की शुरुआत, चौगान की शुरुआत कहाँ से हुई है, तुर्क से हुई है। कहाँ से हुई है, तुर्क से हुई है। अर्थात भारत में जो पोलो का गेम लाए थे वो कौन लाए थे, तुर्क लाए थे। 1210 ईस्वी में जब इसकी मृत्यु हो जाती है तो इसके बाद इसका पुत्र जो होता है आराम शाह, वो क्या होता है, गद्दी पर बैठता है। कहाँ की, दिल्ली सल्तनत की। अब आराम शाह जो होता है वो एक अयोग्य शासक होता है। ठीक है, क्या होता है, अयोग्य शासक होता है। इसलिए लाहौर के अमीर क्या करते हैं, इसको हटाना चाहते हैं। कहाँ के, लाहौर के जो अमीर होते हैं वो इसको हटाना चाहते हैं। पर ये क्या होता है, गद्दी देने को तैयार ही नहीं है। ठीक है, अब गद्दी में कोई बैठ गया है, राजनीति की गद्दी में कोई बैठ गया है तो उसे ऐसे तो उठा नहीं सकते, या तो चुनाव करोगे, ठीक है, अब ये तो है नहीं कि हत्या कर दोगे। ठीक है, तो उस समय क्या था, वही यहाँ भी लागू होता कि ये गद्दी से उठने को तैयार ही नहीं था। तो हुआ क्या, लाहौर के जो अमीर थे उन्होंने क्या करा, एक योजना बनाई और क्या था, इल्तुतमिश को क्या करा, इस पर आक्रमण करने के लिए भेज दिया। ठीक है, अब दोनों में क्या हुआ, आराम शाह और इल्तुतमिश में क्या हुआ, युद्ध हुआ। जब दोनों में युद्ध हुआ तो 1210 ईस्वी में ही, मतलब 8 महीने के अंदर क्या करा, इसे मार दिया गया। और गद्दी पर कौन बैठ गया, एक नया शासक बैठ गया, एक नया गुलाम बैठ गया, जो कौन था, इल्तुतमिश, जिसे हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। और अगर आपको हमारी आज की वीडियो के नोट्स चाहिए हो तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं। हमारे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। थैंक यू।